नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आज आप देखिए 2 अक्टूबर है और आज हमारे देश के 2 महापुरुषों की जयंती है। एक तो आप देखते हैं कि महात्मा गांधी साहब की, और जिनका जन्म आप देखते हैं कि कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके बारे में जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। और आप देखते हैं कि इनकी हत्या कब कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 में इनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी गांधी जी की। और दूसरे हैं हमारे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री साहब। इनका जन्म आप देखते हैं 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और 11 जनवरी 1966 में इनकी डेथ हो गई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और आप सभी से एक गुजारिश है मेरी कि आप लोग अपने विचार नीचे जरूर लिखा करिएगा। कोई मोटिवेशनल कोट है आपके पास, मोटिवेशन की कोई कविताएं हैं, तो उन्हें भी नीचे आप लोग कमेंट में जरूर दिया करिएगा, जिन्हें कोई पढ़कर मोटिवेट हो सके। और आप देख रहे हैं कि चाइना में एशियन गेम्स चल रहे हैं, तो इसमें आप देखिए एशियन गेम्स में भारत ने लगाया पदकों का अर्धशतक। और एथलेटिक्स में मिली 2 स्वर्ण। एथलेटिक्स में रविवार को भारतीय एथलीटों ने 2 स्वर्ण सहित 9 पदक अपने नाम किए। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश सावले ने एशियन रिकॉर्ड के साथ सोना जीता है। पुरुषों की गोला फेंक में तजिंदर पाल सिंह तूर ने खिताब बरकरार रखते हुए एक बार फिर भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला है। अविनाश ने आप देखें कि 8.919 पॉइंट आप देखेंगे कि 50 सेकंड में दौड़ पूरी कर एशियन रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। और उन्होंने ईरान के हुसैन केहानी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये आप लोग देखिएगा। एक खत्म हो जाने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग जरूर ले लेंगे। और आपको बता दूं कि 19वीं एशियन गेम्स हो रहे हैं। पहले कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। और 1982 में भी आप देखते हैं कि हम लोगों ने इसकी हमारे देश में हुए थे। और आप देखिए 2026 में कहाँ होंगे? जापान में होंगे। हर 4 साल बाद होते हैं ना, ठीक है। और अब ये निशानेबाजी की टैप स्पर्धा में पृथ्वीराज कीनन व जोरावर को स्वर्ण पदक। व्यक्तिगत स्पर्धा में कीनन को कांस्य मिला है। निशानेबाज मनीषा कीर, प्रीति रजक और राजश्री कुमारी ने ट्रैप टीम स्पर्धा में दिलाई है चांदी। लंबी कूद एथलीट मुरली श्रीशंकर ने जीता है रजत। पुरुष 1500 मीटर दौड़ में जॉनसन को कांस्य मिला है। और बैडमिंटन में चीन से हार कर भारतीय पुरुष टीम को मिला है रजत पदक। गोल्फ में आप देखें अदिति अशोक ने जीता है ऐतिहासिक रजत पदक। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में विवाद के बाद ज्योति याराजी को मिला है रजत पदक। महिलाओं व पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में क्रमशः हरमिलन वेंस और अजय ने जीती है चांदी। मुक्केबाज ने कहत जरीन 500 किलोग्राम के सेफा में हारी और कांस्य पदक से करना पड़ा है इन्हें संतोष। तो खत्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग जरूर लेंगे इसका, ठीक है। स्वास्थ्य और फिटनेस को स्वच्छता से जुड़े। और आप देखिए पीएम की अपील पर देश भर में घंटे भर की स्वच्छता अभियान में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सोनीपत के फिटनेस इन्फ्लुएंसर में के अंकित के साथ पीएम ने की पार्क की सफाई। अच्छी बात है। मन की बात में की थी 1 अक्टूबर को 1 घंटे का श्रमदान करने की अपील प्रधानमंत्री साहब ने। और देश भर में 9.20 लाख स्थानों पर किया गया है स्वच्छता का कार्यक्रम का आयोजन। और पीएम ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर यह स्वच्छांजलि है। एक तरह से सेनाओं ने भी हिस्सा लिया है। और आप देखते हैं कि हर कोई अगर हिस्सा लेता है ना, मदद करता है ना, तो आप देखते हैं उस क्षेत्र में हमें काफी सफलता भी मिलती है। भारत में अफगान दूतावास ने अपना कामकाज समेटा। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही दूतावास के भविष्य पर उठ रहे थे सवाल। पूर्व राजदूत मन मुदजई और कई राजनयिक पिछले कई महीनों से आप देखिए भारत से बाहर थे। दूतावास ने 3 कारण गिनाए इसके। एक तो आप देखते हैं कि अफगान दूतावास ने विज्ञप्ति जारी की है और कामकाज बंद करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा हमने यह अनुभव किया कि मेजबान देश की तरफ से हमें आवश्यक मदद नहीं मिल पा रही है। दूसरा कारण बताया कि दूतावास अफगानिस्तान और अपने नागरिकों के हितों के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा था। तीसरा कारण बताया गया कि आवश्यक राजनयिकों
व कर्मचारियों की कमी और राजनयिकों के लिए समय पर वीजा नहीं दिए जाने के कारण काम करने में समस्या आ रही थी। और आप देखते हैं कि ये अफगानिस्तान आपको देखने को मिलता है, लद्दाख वाली सीमा लगती हमारी। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ तालिबानों का कब्जा हो चुका है। लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल रही अर्चना को कांग्रेसियों ने पीटा। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मारपीट, प्रियंका गांधी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, अर्चना के पिता को भी पीटा गया है, देख लीजिए। भारत ने नेपाल को आरटीएम में बिजली बेचने की अनुमति दी है। भारत ने नेपाल को 2 पनबिजली परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की रियल टाइम बिजली बाजार में बेचने की अनुमति दी है। यह पहली बार है कि जबकि भारत ने परियोजना वार मंजूरी दी है। नेपाल बिजली प्राधिकरण ने बताया कि भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पहले चरण में पनबिजली परियोजनाओं से उत्पन्न 44 मेगावाट बिजली को आरटीएम में व्यापार करने की अनुमति दी है। देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी है, हमारे सांस्कृतिक संबंध काफी मिलते जुलते रहते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। मणिपुर के 2 विद्यार्थियों की हत्या मामले में 4 आरोपित गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने आप देखते हैं कि संयुक्त अभियान में चूड़चंदपुर जिले से पकड़ा है। 4 आरोपितों को विशिष्ट विमान से राज्य के बाहर ले गया है। और देखिए, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मणिपुर में आप देख रहे हैं जो जातीय हिंसा फैली हुई उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। इसे आप देखते हैं कि 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में आप देखिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे ये फैला हुआ है आपका। चौथी बार जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचा है। और जीएसटी वही है जो आप देखते हैं कब आया था, 2017 में लागू हुआ था। हाफिज सईद के करीबी केसर फारूक की कराची में हत्या की गई। लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद की बात हो रही है। पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, 1947 तक हमारा हिस्सा था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। देश का भविष्य करने का एक और प्रयास, शोध से जुड़ेंगे स्कूली बच्चे। और आसपास की समस्याओं का वैज्ञानिक हल खोजने के लिए शिक्षा मंत्रालय व एनसीईआरटी की पहल। 9वीं से 11वीं तक के छात्र ले सकेंगे इसमें हिस्सा। वित्तीय मदद व योग शिक्षक कराए जाएंगे उपलब्ध इसमें, और इन क्षेत्रों में काम कर सकेंगे छात्र। प्रयास स्कीम के तहत आप देखिए स्कूली छात्र सिर्फ कुछ चिन्हित क्षेत्रों में ही शोध और अनुसंधान का काम कर सकेंगे। इसके लिए जो क्षेत्र चयनित किए गए उसमें किसी स्थानीय समस्या की पहचान करना, उसका अध्ययन करना, किसी स्थानीय समस्या के पीछे वैज्ञानिक कारणों की जांच करना, किसी समस्या का वैज्ञानिक समाधान खोजना व किसी भी विचार, कल्पना या अवधारणा को जो वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करे उस पर शोध करना शामिल है इसमें। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको दिल्ली देखने को मिलेगा। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। एम्स में संक्रमण दर कोरोना से पहले की तुलना में ज्यादा है। भर्ती मरीजों को कैनुला, कैथेटर, वेंटिलेटर सपोर्ट की वजह से संक्रमण का खतरा रहता है। 2.81 लाख मरीज एम्स में भर्ती हुए हैं। ये आप देखें कि मृत्यु दर हुई 6 वर्षों में सबसे कम। एम्स की वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट में ये सब सामने आ रहा है। अधिकतर मेडिकल कॉलेज में तैनात घोस्ट फैकल्टी एनएमसी ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। एक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की 50% उपस्थिति नहीं मिली है। और देखिए अगर हम लोग एनएमसी की बात करें ना, तो नेशनल मेडिकल कमीशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखेंगे 25 सितंबर 2020 में हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा।
2047 तक आप देखेंगे देश को विकसित राष्ट्र बनने के लिए मजबूत सशक्त बलों की जरूरत होगी। ये हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। और आप देखिए हमारे पड़ोसी अगर चाइना जैसे हों, पाकिस्तान जैसे हों, अफगानिस्तान जैसे हों, तो हमें अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होता है, हमें रक्षा पर ध्यान देना होता है। महात्मा गांधी की विचारधारा दुनिया के लिए हमेशा रहेगी प्रासंगिक, हमारी राष्ट्रपति साहिबा द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। मुइज की जीत से मालदीव ने से बिगड़ सकते हैं समीकरण। ये मालदीव में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए ना, उसमें आप देखते हैं कि मुइज की जीत हुई है। और मुइज आप देखते हैं कि झुकाव चाइना की तरफ देखने को मिलता है। मालदीव में हुए चुनाव में चीन समर्थक जीते हैं ना, और मोदी ने दी बधाई, कहा मालदीव के साथ रिश्ते मजबूत करने को प्रतिबद्ध हैं। भारत की प्रमुख चिंता ये है कि चीन के साथ एफटीए लागू कर सकते हैं नए राष्ट्रपति। चीन को मिल सकती है मालदीव के पास सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति, और भारत की मदद से चल रहे करोड़ों डॉलर की परियोजनाओं का भविष्य अधर में लटक सकता है। और आप खुद सोचिए कि अगर आपके पड़ोस में अगर आप देखिए कि कोई आपका दुश्मन रहने लग जाए तो आपकी चिंता स्वाभाविक सी है बढ़ेगी। अगर मालदीव में चाइना हस्तक्षेप करता है तो हमारी चिंता स्वाभाविक है। असम के 4 जिलों में बढ़ाया गया अपस्पा और 4 अन्य से हटाया गया। अब आप देखिए सिर्फ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराई देव में लागू होगा अपस्पा। जोरहाट, गोलाहाट, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ से आप देखिए अपस्पा हटा लिया गया। देखिए अगर हम लोग असम की बात करें ना, तो आप लोगों को ये असम देखने को मिल जाएगा। दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है असम। ये क्या है अपस्पा कानून? तो अपस्पा कानून को सशक्त बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 में नाम से जाना जाता है। और इस कानून के जरिए सशक्त बलों को अशांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और इस तरह कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद सशक्त बल उस व्यक्ति पर बल का प्रयोग कर सकते हैं, उस व्यक्ति पर गोली चलाने की अनुमति होती है ना। और सैन्य बलों को अगर किसी व्यक्ति पर संदेह भी है ना, होता है ना, तो वह उस व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी वारंट के, केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। अगर वारंट भी नहीं है ना, तब भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत होगी अब जिलों की रैंकिंग। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रदर्शन के आधार पर जिलों में आप देखते हैं कि प्रोत्साहन करने की बात हो रही है। 2015 में शुरू हुई थी ये, जरूर आप लोग याद रखिएगा। देश के अन्य उच्च न्यायालयों में लागू किया जाएगा केरल का आईटी मॉडल। नैनीताल में उत्तराखंड न्यायिक विधिक अकादमी की ओर से आयोजित सम्मेलन में कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस सूरज गोविंद, केरल हाईकोर्ट के जस्टिस AM मुस्तकी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल आप लोगों को देख रहे हैं। केरल हाईकोर्ट के इस तकनीक को साझा करेगा ना, उसी की बातें हो रही हैं। और विधि विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी हो रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश को PM मोदी कई परियोजनाओं का देंगे सौगात। और आप देखेंगे राजस्थान मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है ना, ये भी आप लोगों को मालूम होने चाहिए। निर्यात के लिए वंदे भारत ट्रेन को लगातार किया जा रहा है अपडेट। और यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशियाई देशों में निर्यात की योजना है। गति एवं सुविधाएं बढ़ाकर इसे बनाया जा सकता है विश्व स्तरीय। अच्छी बातें हैं। ये राजनीति की खबरें हैं, तो आप देख सकते हैं चलती रहेंगी। कनाडा भारत संबंधों में तनाव कम करने का समय है, भारतीय उच्च आयुक्त कह रहा है। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों का विरोध करने वाले पर हमला हुआ है। एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कनाडा जिस तरह से आप देखिए निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने की बात कह रहा है, तो दोनों देशों के बीच बहुत बुरे दौर से रिश्ते निभा जा रहे हैं। और आप देखिए खालिस्तान की बात करें तो जो भारत वाला पंजाब है,
और आप देखते हैं कि पाकिस्तान अब पंजाब है, इसे अलग देश बनाने की मांग होती रहती है। सिख धर्म के आधार पर खालिस्तान देश बनाने की मांग होती रहती है। तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। सड़कों व खुले स्थानों पर गंदगी फैलाने से बचें, नड्डा साहब कह रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब गुलाम जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, बीके सिंह कह रहे हैं। अच्छी बात है। ध्रुव हेलीकॉप्टर की खेत में आपात लैंडिंग। भोपाल में रविवार को वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर की एक खेत में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। यह लैंडिंग सुरक्षित ढंग से हुई है। एक पायलट और 5 क्रू में सदस्य सहित सभी सवार 6 लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा है। लैंडिंग के कारण तकनीकी खराब बताई जा रही है इसमें। सनातन में ही सबका सम्मान, नहीं है कोई भेदभाव, चिदानंद सरस्वती कह रहे हैं। श्री राम मंदिर का मॉडल बना उपहार का नया चलन। और मुरादाबाद में बन रहे पीतल व अन्य धातुओं के राम मंदिर की मांग बढ़ी। और देश के अलावा देश विदेश में भी आपूर्ति घरों में लगाए जा रहे हैं। उमड़ी आस्था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, तो उसी की आरती की बोल रही है। ईडी ने IAS राजीव की रिपोर्ट भेज भ्रष्टाचार का किया पदार्पण। झारखंड के साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हो रही है ना झारखंड में। और आप लोगों को बताऊं कि देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम लोग बात करें ना, तो गैर कानूनी तरीके से जो आय व्यय की बात होती है ना, उसी की बात हो रही है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। सॉरी, 1 अप्रैल मैंने बता दिया था आप लोगों को। कभी इस तरह की गलती हो जाती है तो आप लोग नीचे सुधार के लिख दिया करिएगा जब आपको मालूम चलता है कि गलती हो गई। हो सकता है कि मैं आप लोगों के भरोसे बैठा हूं कि आप लोग गलती सुधार दें। ऐसा कर मत करिएगा कि आप लोग भूल जाएं। थल सेना संग मिलकर हवाई खतरों से निपटेगी वायुसेना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देश की सीमा की रक्षा के लिए बनी है रणनीति। सेना की उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में आयोजित संगोष्ठी में किया गया मंथन। रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने नए तरीकों और तकनीकों पर रखे अपने विचार। सेना की एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए उपकरणों व UAV प्रदर्शित करते हैं। दूसरी पारी में समाज को दे रहे स्वच्छता और स्वास्थ्य का उपहार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वरिष्ठ नागरिकों के क्लब ने पार्कों को बनाया स्वच्छता का मॉडल। जल संरक्षण में भी आगे हैं। अच्छी बात है, इस तरह की पहल होती है अगर तो अच्छी बातें हैं। स्वच्छता में महानता। जब जब देश तकनीक, विज्ञान और आर्थिक मोर्चे पर कामयाबी की नई कहानियां लिख रहा है, देश में स्वच्छता की कमी अगरती। हमें गंदगी और स्वच्छता की कमी वाले अपनी पहचान मिटाकर स्वच्छता और आरोग्य को अपनी पहचान बनाना होगा। ये अच्छी बात है। स्वच्छांजलि, स्वच्छ स्वस्थ और हो राष्ट्र हमारा। 1 रुपये के निवेश पर 9 रुपये रिटर्न। साफ सफाई पर किया गया खर्च एक निवेश है। अगर आप स्वच्छता पर 1 रुपये का निवेश करते हैं तो आप इलाज की लागत के तौर पर 9 रुपये बचा सकते हैं। और आप देखिए 2.96 लाख से अधिक गांव में खुद को घोषित किया है खुले में शौच से मुक्त। और 106 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है 2015 में भारत की GDP को स्वच्छता न होने से। और 223 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है वैश्विक अर्थव्यवस्था को साफ सफाई की कमी से। 3.77 करोड़ भारतीय प्रभावित होते हैं जल जनित बीमारियों से। 15 लाख जाने जाती हैं हर वर्ष दुनिया भर में जल जनित संक्रमण से। 15 करोड़ डॉलर का सालाना नुकसान उठा रहा है भारत का वायु प्रदूषण। और बीमारियां दुनिया भर में होती हैं अशुद्ध पानी के पीछे और पीने और साफ सफाई की कमी से। और हाथ धोने से बच सकती है 5 लाख जाने। ये सब आप लोग स्वच्छता पर ध्यान रखा करिएगा, साफ सफाई पर ध्यान रखा करिएगा। और आप देखते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। और इसका मकसद देश को खुले में शौच से मुक्त करना और स्वच्छता व साफ सफाई को बढ़ावा देना है। और ये आप लोगों ने देखा भी है। और स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण 1 अक्टूबर
2021 को लॉन्च किया गया था। दूसरा चरण 5 सालों के लिए है। इसका मकसद देश की सभी शहरों को कचरा मुक्त करना है। और आपने देखा है कि जब से ये चलाया गया है तब से काफ़ी इस क्षेत्र में सफलता भी मिली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी लोग भाग ले रहे हैं, जनता, आम जनता भाग ले रही है। वेस्ट टू हेल्थ इंदौर में जन भागीदारी और नवाचार का संगम, तकनीक और आम लोगों के प्रयास की मदद से कूड़े कचरे को भी उपयोगी बनाया जा सकता है। देश के सभी शहर इंदौर की सफलता से प्रेरणा लेकर स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे न सिर्फ वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन कम करने में भी सफलता हासिल की जा सकती है। अगर हो चुके माता पिता में सहमति अलग हो चुके, नहीं बनी तो कोर्ट ने रखा बच्ची का नाम। देखिए इस तरह के पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं। अब आप देखेंगे संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल्स वाला पार्ट है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखेंगे प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाता है, एक सामान्य जानकारी मिलती है। और इस तरह के जो आर्टिकल रहते हैं उन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। वो आंसर राइटिंग करेंगे ना, आप लोग निबंध लिखेंगे तो वहां आप लोगों को मदद मिलेगी इससे। संतुलित दायरे में हो एआई का नियमन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिए, आजकल एक काफी चर्चा में बना हुआ है। आज जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के प्रभाव से अछूता हो। एआई से हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। इससे जटिल से जटिल प्रक्रियाओं की गुत्थियों को सुलझाकर हमारी सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन जैसा कि हर तकनीक के साथ होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव भी जुड़े होते हैं। तो इस मामले में एआई भी अपवाद नहीं है। माना जा रहा है कि एआई से इस दौर में आप देखिए कई क्षेत्रों पर बड़ा नाटकीय प्रभाव पड़ेगा। तो समय रहते इस पर आवश्यक नियंत्रण की बहस भी तेज हो गई है। चाणक्य ने शासन में आप देखिए ईमानदारी और नैतिकता के जिस भाव पर बल दिया था, उसे देखते हुए एआई के विवेक सम्मत विनियमन की सहज आवश्यकता महसूस होती है। और इस राय में हमें ऐसा संतुलन साधना होगा कि एआई हमारे लिए अपेक्षित रूप से उपयोगी सिद्ध होने के साथ ही हमारे समक्ष आप देखिए कोई जोखिम भी उत्पन्न ना करे। इसके लिए हमें सबसे पहले उन क्षेत्रों को चिन्हित करना होगा जहां से एआई के जरिए एक जोखिम उत्पन्न होने की आशंका है। चूंकि एआई किसी व्यक्ति के रुझान की पहचान करने में सक्षम है, तो सबसे पहला जोखिम तो पक्षपात और उसे रोकने से जुड़ा है। एआई एल्गोरिथम में मौजूदा पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है या फिर आप देखिए उन्हें और बढ़ा सकता है। इससे रोजगार, क्रेडिट और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों के प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। मशीन वायस यानी कि मशीन पूर्वाग्रह पर प्रो पब्लिका के एक अध्ययन से यह सामने आया है कि अमेरिका न्याय प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले पूर्वानुमानित एल्गोरिथम नस्लीय रूप से पक्षपाती हो सकते हैं। इसलिए इसके नियंत्रण की आवश्यकता दिखती है। निजता के मामले में भी एआई पर संदेह किए जा रहे हैं। एआई की प्रक्रियाओं में जितना व्यापक डाटा संग्रहित और विश्लेषित किया जाता है, तो उससे यह आशंका निराधार भी नहीं लगती है। वर्ष 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स की द प्राइवेसी प्रोजेक्ट शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया था कि एआई आधारित तकनीकें किस प्रकार निजता में सेंध लगा सकती हैं और उसे आप देखिए रोकने के लिए प्रभावी नियामकीय हस्तक्षेप कितना आवश्यक है। एक जोखिम सुरक्षा से भी जुड़ा है। वह इसलिए क्योंकि एआई तंत्र जितना व्यापक विस्तारित होता रहेगा, वह साइबर हमलों के लिहाज से उतना ही अधिक संवेदनशील होता जाएगा। पेपर नॉट और अन्य ने आप देखिए 2016 में एडवर्सियल मशीन लर्निंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था, और जिसमें आप देखिए लेखकों ने इसी पहलू को रेखांकित किया था कि कैसे कुछ गड़बड़ियां एआई प्रणालियों में सेंधमारी कर सकती है, और इस कारण उन्होंने ऐसे इस नियामकीय आवरण की वकालत की थी जो आवश्यक सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। और इसी प्रकार आप देखिए बुकिंग इंस्टीट्यूट ने 2016 में एल्गोरिथम को जवाबदेह कैसे बनाए और शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में दलील दी थी कि एआई के स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय उपाय कितने आवश्यक हैं। फिर नैतिकता का बिंदु भी सामने आता है, और विशेषकर बात जब रक्षा और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की होती है, तब यह बिंदु और महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 2020 में आप देखिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स शीर्षक से प्रकाशित शोध पत्र में
नैतिक निहितार्थों के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए एआई के लिए नियामकीय एवं मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने की चर्चा की गई थी और वैश्विक स्तर पर एआई से जुड़ी इन चुनौतियों का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाए भी जाने लगे हैं। यूरोपीय संघ ने इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए 2021 में ईयू एआई एक्ट प्रस्तावित किया। इसमें एआई के अंतर्गत आप देखिए उच्च शिक्षा मानकों एवं मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किया गया। यह एआई के अंतर्गत जोखिमों का वर्गीकरण करते हुए उसमें पारदर्शी, जवाबदेही और शिकायत निपटान तंत्र के लिए राय सुलझाने की व्यवस्था करता है। एक मानक के रूप में यह पहल एआई को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय राय सुलझाने का काम करती है। कुछ पैमाने पर इसकी आलोचना भी हो रही है और सबसे अधिक आलोचना एआई की परिभाषा और व्यापक वर्गीकरण को लेकर जुड़ी है और इससे यही अंदेशा है कि तमाम एप्लीकेशन नियामकीय दायरे में आ जाएंगे और जिससे नवाचार प्रभावित होने के साथ ही यूरोपीय संघ में एआई का विकास भी बाधित होगा। आलोचकों का मानना है कि जोखिमों को घटाने की कवायद में इससे प्रशासनिक एवं अनुपालन लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इससे उन छोटी कंपनियां विशेषकर स्टार्टअप्स के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी और वैश्विक स्तर पर आप देखिए विस्तार की उनकी आकांक्षाओं पर आघात होगा। हर जाने की भारी राशि भी सीमित संसाधनों वाली कंपनियों के लिए प्रतिकूल बताई जा रही है। कुल मिलाकर आप देखिए यूरोपीय संघ की पहल के पीछे मंशा तो प्रशंसनीय है, लेकिन यह भी सही है कि इसका कोई एक ही समाधान नहीं हो सकता है जो सभी के लिए कारगर सिद्ध हो सके। अपनी विविधतापूर्ण प्रतिभाओं और निरंतर उभार लेते प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के आधार पर भारत विश्व में एआई नवाचारों के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने को तत्पर है और इसलिए भारत में ऐसे नियामकीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो इस तकनीकी परिदृश्य में बाधक बनने के बजाय उत्प्रेरक की भूमिका निभाए। इसलिए नियामकीय परिवेश संतुलित एवं लचीला होना चाहिए जो स्टार्टअप्स को नवाचार के लिए प्रेरित करे और ऐसा इकोसिस्टम तैयार करे जिसमें आप देखिए एआई जिम्मेदार है एवं जवाबदेह तरीके से काम कर सके। याद रहे कि नियमन का जरूरत से ज्यादा बोझ विकास की गाड़ी को पटरी से उतार सकता है। वही इस सच्चाई को भी नहीं नकारा जा सकता है कि भविष्य में एआई में ही निहित है और आप देखिए उसे सुरक्षित करने के लिए हमें आवश्यक उपाय करने होंगे। जैसे हमें दिल और दिमाग में संतुलन बैठाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमें नवाचार के चमत्कार और तार्किक नियमन के बीच में ताल मिलानी होगी। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के प्रमुख हैं और सिन्हा परिषद में ओएसटी अनुसंधान है। ये लेखकों के अपने निजी विचार हैं। इन दोनों लोगों को आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। गांधी जी में अपनी छवि देखता समाज। महात्मा गांधी अपने अनुभवों की मनोयात्रा में आवाजाही करते थे। यह बड़ा दिलचस्प है कि ऐसा करते हुए वह खुद अपनी परीक्षा भी करते रहते थे। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए स्वयं को कई बार दंडित कर प्रायश्चित भी किया है और आत्म विमर्श का उनकी निजी जीवनचर्या में एक जरूरी स्थान था। वह अपने में दोष दर्शन भी बिना घबराए कर पाते थे। सतत आत्मालोचन की पैनी निगाह के साथ गांधी जी ने जो व्रत लिए उन पर एक तपस्वी भी की भांति डटे रहे। उपवास, मौन रहना, प्राकृतिक चिकित्सा, समाज सेवा और शारीरिक स्वयं को चुनना उनका निजी फैसला था। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के इतिहास के साथ इस अभ्यास का आरंभ हुआ था जो हिंद स्वराज और सत्य के साथ प्रयोग के साथ आगे भी बढ़ता रहा। विभिन्न स्तरों पर रिश्तों को बनाना, बिगड़ते हुए रिश्तों को सुधारना, सुलझाना और बन रहे रिश्तों को सुदृढ़ करना उनके निजी राजनीतिक और सामाजिक जीवन का मुख्य उद्देश्य बना रहा। गांधी जी मानव संबंधों की उष्मा में ही रचनात्मकता का अवसर भी ढूंढते हैं। अगर आप देखिए सच्चाई आपने एक्सेप्ट करने की क्षमता पा ली है तो मैं कहता हूं कि आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि अपनी गलती स्वीकारते ही नहीं है, अपने अंदर झांकने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि हम हजारों लोगों से मिल लेते हैं दिन में, लेकिन अपने आप से मिलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप न्यूट्रल होके देखें ना अपने अंदर तो आपको कमियां भी मालूम चल जाएगी, अच्छाइयां भी मालूम चल जाएंगी। गांधी जी का दूसरों या फिर अन्य की बड़ी चिंता थी और उनके सुख दुख से वह भी सुखी दुखी होते थे और उनके अनुसार जरूरी कदम उठाते थे। वह अपने खान पान, पहनावा, बातचीत, व्यवहार और नीति आदि सब में बदलाव ले आए और लोग के साथ तादात्म्य स्थापित किया और उनकी अपार लोक स्वीकृति और लोकप्रियता की राज भी इसी में छिपा था। गांधी जी ने सर्वव्यापकता का महत्व पहचाना और उसी के अनुसार उनके सामाजिक कार्य की परिधि में समाज के सभी वर्ग शामिल होते गए थे। वस्तुतः वह समाज की बनावट में विद्यमान विविधता के विविध रूपों को जगह देने की लगातार कोशिश कर रहे थे। एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ अपने व्यवहार और संवाद द्वारा गांधी जी समाज में एक संक्रामक प्रभाव पैदा कर सके। वह विभिन्न धर्मावलंबी जनों समेत गरीब, दलितों
और ग्रामीण सभी के निकट पहुंचते रहे और अपना सामाजिक दायरा विस्तृत करने के लिए उन्होंने अपने अहंका अतिक्रमण किया और आप देखिए उसके इर्द गिर्द फैले आवरण को हटाया है। भारत आने के बाद आप देखिए चंपारण में नीलहे किसानों के प्रति अत्याचार के विरुद्ध जो पहला आंदोलन उनके द्वारा किया गया वह ऐसा ही बताता है कि स्वयं को पारदर्शी बनाते हुए गांधी जी ने अपनी खास जीवन शैली अपनाई। वह साधारण आदमी जैसा जीवन जीने की राह पर चल पड़े और लगभग उसी रूप में आगे के जीवन में भी दिखते रहे और इसके लिए उन्होंने स्वयं की एक आत्म संस्कृति को चुना जो उनके अपने अनुभव और प्रयोग के आधार पर आकार पाई। इस बदलाव का दोहरा असर था, वह खुद भी बदले और समाज की नब्ज टटोलने का अवसर पा सके, परंतु इसका दूरगामी और चमत्कारी परिणाम यह हुआ कि व्यापक भारतीय समाज गांधी जी में अपनी छवि देखने लगा और गांधी जी समाज से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। गांधी जी जीवन में कभी एक स्थान पर स्थिर होकर टिके नहीं रहे, वह जीवन भर यात्रा करते रहे और उसके जरिए देश काल और पात्र तीनों से रूबरू होते रहे। भरसक लोक में आप देखिए ही रमते हुए वह जीवन जिए। हालांकि यह राय आसान ना थी और उनकी आत्मकथा से पता चलता है कि ना केवल उनकी निजी जीवन में मुश्किलों की भरमार लगी रही बल्कि आप देखिए सामाजिक जीवन में भी चुनौतियां मिलती रहीं। इन सब में आप देखिए सबके बीच वह बिना कोई अवसर गवाए अपनी ओर से पहल कर समाज से संपर्क साधते थे। इसी उद्देश्य के लिए वह जहां भी रहे आप देखते हैं कि उन्होंने अखबार निकाला। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन का प्रकाशन यही बताता है और वस्तुतः अन्न को अपना अंश बनाने की कोशिश गांधी जी के काम में लगातार देखी जा सकती है। चरखा, खादी, कुटीर उद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे उपाय अपनाने के पीछे गांधी जी का उद्देश्य इसी से जुड़ा था। मनुष्य की आंतरिक एकता की स्वीकृति के ही चलते विरोधियों से मिलकर उनका हृदय परिवर्तन करना गांधी जी के कार्य का एक बड़ा हिस्सा था। और तब भारतीय समाज में जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग आदि के आधार पर सामाजिक भेद पूरी तरह से व्याप्त थे और तब इस तरह के भेद की खाई को पाटना कठिन था, लेकिन सबको ईश्वर की संतान समझ आत्म और अन्य या अपने पराये के बीच के फासले को वह भरसक मिटाते रहे। गांधी जी भारत को समग्रता में देख पा रहे थे, अपने को देश में और देश को अपने में देख पा रहे थे, तभी वह देश और समाज के साथ एकाकार को हो पा रहे थे। और आज के समय में आप देखिए अपने को दूसरों से भिन्न मानने का चलन बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आप देखिए दूसरों को अपने अधीन बनाने और अपने से कमतर आकर अपने लिए उपयोग करने के से लोग बाज नहीं आते हैं, चाहे वह शोषण ही क्यों ना हो। मूल्यों में आई गिरावट, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अंतहीन लोभ के जाल में फंसकर मानव बोध घट रहा है और हम यह भूल जाते हैं कि जीवन जीने की न्यूनतम जरूरतों को तो पता है परंतु अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। आप देखते हैं कि हमारे पास लालच अगर है तो हमारे पास दुनिया कम पड़ जाएगी, कितना भी पैसा हो वो कम पड़ जाएगा। वह मनुष्य के उद्यम सृजनात्मक और अवसर की उपलब्धता के अनुसार निरंतर बदलती रहती है। भ्रमवश हम उस उच्च स्तर को आवश्यक श्रेणी में ले आते हैं। गांधी जी की सादगी में विश्वास करते थे, मितव्ययी थे और साधारण के सौंदर्य का उदारता से उपयोग करते थे। आज जब धरती की धारण क्षमता जवाब दे रही है, उस पर भाव बढ़ता जा रहा है, तो हमें सोचना होगा कि अपने पराये का भेद कैसे मिट सकता है और किस तरह अनावश्यक आत्मविभान के बोझ को कम किया जा सकता है। मैं और तुम का हीनतावादी अंतर मिटाना ही होगा। सहकार ही श्रेय का मार्ग साबित होगा। लेखक, शिक्षाविद और पूर्व कुलपति हैं, इनका नाम है गिरीश्वर मिश्र। इनके द्वारा आप देखते हैं कि आर्टिकल लिखा गया है। पितृपक्ष की सार्थकता। भारतीय संस्कृति मूलतः जीवनदायिनी संस्कृति है। मृत्युर्मा अमृत गमय यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो कहकर इसमें सभी के अमरत्व की कामना की गई। इसके अनुसार कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, केवल रूप बदलता है। मनुष्य के लिए यह गीता का सार है और कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होने का मंत्र भी है। हमारे पूर्वज भी स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर से सदा जीवित रहते हैं। अभी आप देखते हैं कि उनके लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म का विधान किया जाता है। मृत व्यक्ति भोग कैसे कर सकता है, यह कहकर इसे ढोंग पाखंड मानने वाले युवा पीढ़ी को इसका मर्म समझने की आवश्यकता है। पढ़ा करिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, समझा करिएगा। आपको नहीं मानना है मत मानिए, आप सवाल खड़े कर सकते हैं, बिल्कुल आपके पास तर्क होना चाहिए। बस मेडिकल कॉलेजों में जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है उसी की बातें हो रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। आप देखिए शारीरिक स्वास्थ्य अगर खराब है तो चल जाए, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते, यकीन मानिए। आप
मानसिक अवसाद में आत्महत्या करने की घटनाएं समाज को झकझोर कर रख देती हैं। बिहार में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि करियर की चिंता कर में युवा या घातक कदम उठा रहे हैं। इसका प्रभाव सिर्फ उनके परिवार पर ही नहीं पड़ता, बल्कि जानकारों में आई ऐसी घटना हर किसी को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं कि इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। दरअसल हमारा समाज अब भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उतना सजग नहीं है। लगातार तनाव या असामान्य व्यवहार के प्रति गंभीरता न बढ़ते जाने से भी ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। यदि समय रहते चिकित्सक का परामर्श लिया जाए तो गंभीर लगने वाली ऐसी समस्या का हल संभव हो सकता है, और समस्या के प्रति उदासीनता या संकोच अप्रत्याशित घटना का कारण बन जाता है। विज्ञान की इतनी तरक्की के बाद आज भी लोग मानसिक समस्या से संबंधित परामर्श लेने में संकोच करते हैं। समाज के आप देखिए व्यंग ताने उलाहने ना मिले, इस वजह से लोग मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलने में संकोच करते हैं। यह सोच बदलने की जरूरत है। समाज को भी इस प्रवृत्ति से उबरना होगा। यह विचार करना होगा कि मानसिक समस्या भी वैसी ही है जैसी शरीर संबंधी अन्य समस्या है। हालांकि यह बात बहुत कम ही लोगों की समझ में आ सकी है। मानसिक विकार से कोई भी कभी भी ग्रस्त हो सकता है। परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों को ऐसे लोगों की मदद में आगे आना चाहिए। ऐसी समस्या के निदान में परिवार और समाज को योगदान काफी मायने रखता है। मानसिक रोग विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सजगता और सहयोग मिले तो बीमार व्यक्ति को समस्या से उबरने में अपेक्षाकृत कम वक्त लगता है। जाहिर है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोग सजग हो तो छोटी छोटी बातों का तनाव लेकर अपनी जान ले लेने वाले लोगों को बचाया जा सकता है। पटना में शनिवार को करियर की चिंता में 2 युवतियों ने आत्महत्या कर ली है। हमें पुनः विचार करना होगा कि इसके समक्ष ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी। आप लोगों को मैंने बताया होगा ना कभी, आप देखिए कई लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि हम मानसिक तौर पर बीमार हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, अवसाद में हैं, और ये बात हम अपने घर वालों को बताते हैं, अपने सहपाठियों को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं। वो तो हमें ताने देते हैं और आप देखिए फिर हमें बुरा लगता है और हम आत्महत्या की तरफ बढ़ने के बारे में सोचने लगते हैं। अगर मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ ये बात, आपके आसपास का कोई जानने वाला इस तरह की परेशानी से गुजर रहा है, अवसाद से गुजर रहा है, तो उसकी समस्याओं को सुना करिएगा, उससे समझाने की कोशिश किया करिएगा। हो सकता है कि आपका 5 मिनट किसी की जिंदगी खत्म होने से बचा ले। लेकिन अधिकतर मामले में क्या है ना, आज अगर हम डिप्रेशन में हैं, अपने परिवार को बताएं तो परिवार ताने देने लगेगा कि आप क्या हुआ, अच्छा ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुम्हें क्या टेंशन है, क्या हो गया है। तो इस तरह की देखिए परेशानी और बन जाती है। क्योंकि आप देखिए अगर माँ बाप हैं, कोई भी है, अगर उन्हें भी चिंता है आपके करियर को लेकर, तो आपको भी तो अपनी चिंता है अपने करियर को लेकर। तो इसलिए ध्यान दिया करिएगा। फास्ट फूड का बढ़ता चलन घातक है। आधुनिक समाज में फास्ट फूड यानी कि जंक फूड हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। सुविधाओं और भोग विलास के बोझ तले हम इतना दब गए हैं कि फास्ट फूड पर समाज की निर्भरता बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। निसंदेह भोजन की प्रकृति बदलने के साथ मानवीय प्रवृत्ति में भी बदलाव आता जा रहा है। जंक फूड देखने में बहुत ही आकर्षक और स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इस वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। फास्ट फूड का नियमित सेवन व्यक्ति को कई बीमारियों का घर बना देता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हृदय रोग से लेकर आप देखिए कैंसर, हड्डी से जुड़ी बीमारी और मोटापे की समस्या का वाहक फास्ट फूड है। हालिया प्रकाशित वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की एक रिपोर्ट की माने तो मोटापे की समस्या साल 2035 तक दुनिया की आधी से अधिक यानी कि 51% आबादी को प्रभावित करेगी। यह रिपोर्ट बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर बनाई जाती है। अगर समय रहते मोटापे से बचाव और उपचार के उपाय नहीं हुए तो आने वाले वर्षों में दुनिया के लगभग 2 अरब लोग मोटापे का शिकार होंगे। मोटापा सिर्फ एक व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि इससे आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। और क्योंकि अगर 4 में से 1 व्यक्ति मोटापे से पीड़ित होगा तो सचमुच वह स्थिति विकट परिस्थिति को जन्म देगी। फास्ट फूड कहीं ना कहीं कुपोषण में भी अहम योगदान देता है, क्योंकि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के भीतर 80% से अधिक बच्चे छिपी हुई भूख से पीड़ित हैं। यह छिपी हुई भूख से आशा है कि बच्चे फास्ट फूड के नाम पर अनाप शनाप खाते रहते हैं और जिससे उन्हें शरीर के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते और वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। फास्ट फूड के व्यापक दुष्प्रभाव को देखते हुए साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को स्कूलों और उनके आसपास अधिक फैट, नमक और चीनी युक्त खाद्य सामग्रियों की बिक्री को रोकने का सुझाव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। फूड एंड टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार देश के भीतर 2019 तक फास्ट फूड खाने वालों की संख्या तकरीबन 25% थी, जो आज आप देखिए 40% को पार कर चुकी है। वही फास्ट फूड खाने वालों
के मामले में आप देखिए हमारा देश 13वें स्थान पर है, इसमें अमेरिका और ब्रिटेन शीर्ष पर है। फास्ट फूड का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। आज के अधिकांश बच्चे फास्ट फूड तो खा रहे हैं, साथ ही शारीरिक रूप से आप देखिए निष्क्रिय भी हो गए हैं। यह स्थिति कई बीमारियों की वजह बन रही है। ये आप देखिए छोटे छोटे कमेंट किए जाते हैं, ये आप देखते हैं कि कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, क्योंकि आपने देखा है कि लोकसभा से राज्यसभा से पास होने के बाद आप देखते हैं कि राष्ट्रपति साहब की सहमति मिल गई है ना, लोकसभा में विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए 33% की जो बात हो रही है, तो हर वर्ग की महिलाओं को मिले इसका लाभ। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने एवं राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात नारी शक्ति बंधन अधिनियम अस्तित्व में आ चुका है। इसमें किए गए प्रावधानों के अनुरूप आगामी कुछ वर्षों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। यद्यपि देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह प्रभावी कानून के रूप में प्रतीत हो रहा है, परंतु हर वर्ग की महिलाओं तक इसका कानून का लाभ पहुंचे, इसके बारे में भी संभावित व्यवहारिक समस्याओं के संदर्भ में अभी भी से ध्यान दिया जाना चाहिए। मान लो चला कि आप देखें जो विधायक जी थे उनकी सीट पर महिला आरक्षित हुई है, वो अपने घर की महिला को लड़ा रहे हैं, फिर क्या मतलब रहा महिला आरक्षण का, उन्हीं का उद्धार हो रहा है। तो निचले तबके तक आप देखिए पहुंचे, ये कहा जा रहा है। और आधी आबादी महिलाओं की है, ये आप सभी जानते हैं, तो कम से कम आप देखते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए अधिकार। और देखिए महिलाओं की सशक्तिकरण पर आप लोग अगर आंसर लिखने के लिए आ रहा है, निबंध लिखने के लिए आ रहा है, तो इस तरह का उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। और जैसे आप देखते हैं कि सशक्त बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन की बात कर लीजिए, मातृत्व अवकाश की पीएम आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, महिला पुलिसकर्मियों के बढ़ते प्रतिनिधित्व, मुद्रा योजना आदि के रूप में महिलाओं की समृद्धि से संबंधित कुछ पहले हैं। इस सब आप लोग ध्यान रखा करिएगा और वहां उल्लेख किया करिएगा। नए भारत की नींव को मिलेगी मजबूती इससे लागू होने दीजिए। देखेंगे बापू का औचक निरीक्षण, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। चुनावी तैयारी में कांग्रेस की दुल की चाल, दानिश अली पर आप देखते हैं कि बिदुड़ी ने जो टिप्पणी की थी उसके बाद राहुल पहुंच गए थे उनसे मिलने, तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे ये शायद। राजनीति में राष्ट्र ऋषि जैसे थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो रही है आप देखेंगे। और आप देखिए उनकी मिसाल बहुत अलग ही रही है। और आप देखेंगे कि इनकी कहानियां बहुत आप लोग सुनते रहते होंगे कि जब आप देखिए देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था, तो सबसे पहले आप देखिए उन्होंने एक दिन भूख रहने का प्रयास अपने बच्चों से ही शुरू किया, और आप देखिए तब देश से आह्वान किया, और अपने ही आप देखिए कि आसपास खेती करना शुरू कर दिया था, तब देश भर में उन्होंने ये बात कही। तो अलग ही बात थी उनकी, ठीक है। 5 सालों में 50 गुना बड़ी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री। वाहन निर्माता कंपनियों का अनुमान चालू वित्त वर्ष में 1 लाख के पार जा सकती है इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की संख्या। इस वर्ष 300 से ज्यादा दिवालिया मामलों के निपटान की उम्मीद है दिवालिया कानून के तहत। तीसरी तिमाही में पीबीसी निवेश 15% घटा है। ये आप देखिए किसकी बात हो रही, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की। बायोगैस क्षेत्र में आप देखिए 1500 करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। 62,586 करोड़ घटा शीर्ष 5 कंपनियों का पूंजीकरण। वेटेन संयंत्र को 3 वर्ष में कार्बन मुक्त करेगी टाटा। 1.62 लाख करोड़ रहा है जीएसटी संग्रह। ये सब आप देख सकते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता जल्दी है। एफटीए की बात हो रही है, ये हो जाता है तो आसानी रहेगी आप देखेंगे व्यापार करने में। 209 रुपये महंगा हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर। कर्मचारी बोले पुरानी पेंशन योजना पर समर्थन देने वालों को ही देंगे वोट। ये आजकल आप देखिए ये भी बातें हो रही हैं। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें, भारत अमेरिका का रिश्ता चंद्रयान की तरह, ये हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा दोनों देशों की द्विपक्षीय संबंध चांद और उससे भी आगे जाएंगे। छत्रपति शिवाजी के वाघनख की 200 वर्ष बाद ब्रिटेन से होगी वापसी। बाघ के पंजे जैसे लोहे का हथियार की मदद से आप देखिए 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पितृदंडी बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान का वध कर दिया था। तुर्की की राजधानी में गृह मंत्रालय के पास आत्मघाती हमला, 2 अधिकारी घायल हुए हैं। अंकारा इसकी राजधानी है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने
वाली पहली महिला बनी सुधा मूर्ति। पुरस्कार के रूप में मिले $50,000 का दान। और 2014 में नारायण कृष्ण मूर्ति को भी मिल चुका है यह पुरस्कार। प्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस की सह संस्थापक हैं। आध्यात्मिक गुरु रविशंकर के नेतृत्व में यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना। बंगाल आंध्र के 2 शिक्षक ग्लोबल टीचर्स अवार्ड के लिए शीर्ष 50 में चुने गए। बंगाल से आप देखें एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक दीप नारायण नायक और आंध्र प्रदेश से एक अंग्रेजी शिक्षक हरिकृष्ण पट्टाचारू 2023 में ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार के लिए शीर्ष 50 में स्थान बनाने में सफल रहे हैं। हर वर्ष आप देखिए $10 लाख अमेरिकी डॉलर के वार्षिक पुरस्कार के लिए 130 देशों के 7,000 से ज्यादा आवेदनों में से चुनाव किया जाता है। यूनेस्को की मदद से वार्की फाउंडेशन व दुबई केयर्स द्वारा यह पुरस्कार आयोजित किया जाता है। और दीप नारायण आसनसोल में तिलका मांझी आदिवासी स्वतंत्र प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। महामारी के दौरान उन्होंने कच्ची दीवारों को ब्लैक बोर्ड व सड़कों को कक्षा में आप देखते हैं बदल दिया था। हरिकृष्ण ने गुंटूर जिले के भट्टीप्रोलू मंडल में ZPHS इलावरम में अंग्रेजियों के शिक्षक हैं, अंग्रेजी के, और उन्होंने अपने छात्रों का जीवन संवारने का अभियान भी शुरू किया हुआ है। ब्रिटिश सैनिक यूक्रेन आए तो उन्हें निशाना बनाएगा रूस। यूक्रेन रूस ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा अमेरिकी शहर बना है फ्रेस्नो। वार्डन ने अस्थायी अनुदान योजना पर हस्ताक्षर किए। शटडाउन का खतरा 17 नवंबर तक टला। स्पेन के नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 13 की मौत, 15 लापता। देखिए एक खेल का क्षेत्र खत्म होने दीजिए, हम लोग एक ओवरव्यू जरूर ले लेंगे इसका, ठीक है। विश्व कप के उद्घाटन समारोह में लगेगा बॉलीवुड का तड़का। टॉमी फिलीटवुड ने यूरोप को फिर बनाया राइडर कप चैंपियन। ईरानी ट्रॉफी में शीर्ष भारत की सदी शुरुआत। गीतों में शास्त्रीयता और रोमानियत का वांगपन, ये देख लिया करिएगा। तवांग मैराथन के जरिए चीन को दिया संदेश। समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर हुआ है आयोजन। मैराथन में शामिल हुए 2300 लोग। रिजिजू और खांडू ने भी लिया इसमें भाग। ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में। भविष्य में 22 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी SSC की परीक्षाएं। एक कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा, अच्छी बात है, होना चाहिए। यहां भी आप देखिए आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। प्रजातियों का अध्ययन कर इंग्लैंड लौटे प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन। 1836 में आज ही के दिन HMS वीगल पर 5 साल की यात्रा कर इंग्लैंड लौटे थे। यात्रा में उन्होंने जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों की प्रजातियों का अध्ययन किया और इससे डार्विन को विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रतिपादित करने में मदद मिली। गांधी जयंती पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आज ही मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव पारित किया था और इसका मकसद पूरे विश्व में शांति और अहिंसा के संदेश का प्रसार करना था। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री आशा पारेख। प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म आज ही के दिन 1942 में गुजरात में हुआ था। कैरियर की शुरुआत वर्ष 1952 में बाल कलाकार के तौर पर की। नायिका के तौर पर पारेख की पहली फिल्म दिल देख के देखो थी, जो वर्ष 1959 में रिलीज हुई थी। जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, उपकार, कन्यादान, ऑन मिलो, सजना, कटी पतंग, समाधि और मैं तुलसी तेरे आंगन की पारेख की यादगार फिल्में हैं। 30 सितंबर 2022 को पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए था। ये मधुमेह पीड़ित 27% बच्चों में ने दवाई के बजाय दूसरे विकल्पों का जताया भरोसा।
पीजीआई के डॉक्टरों की टीम व शोधकर्ताओं ने बताया खतरनाक ट्रेंड। डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों का सेवन न करने से ऐसे बच्चों में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। और दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल के लॉन्च को तैयार करते हैं इंडोनेशिया। अरब सागर के तट पर खड़ा दिखा एशियाई शेर, जूनागढ़। तो क्या एआई सामग्री भी कर रहा है भेदभाव? चिंता का विषय है। नए शोध में कहा गया कि नेतृत्व पर एआई जनित सामग्री में लिंग पूर्वाग्रह देखा जा रहा है। जंगली एशियाई घातों में पहेली सुलझाने की असामान्य क्षमता है। ब्लड कैंसर में डायबिटीज होने पर जाने का अधिक खतरा है। अनुसंधान होता रहता है, बताते रहते हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देख लिया करिए, देखना हुआ करे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल है मेरे लिए, सुझाव है, तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप मेहनत करिए और अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करिए।